आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मध्यकालीन भारत, क्योंकि मध्यकालीन जो भारत है इससे पहले मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ा दी थी आपको, प्राचीन भारत, उसकी वीडियो पढ़ी आप देख सकते हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री है हमारे जो लाइफ है सर्किल है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो हम कम से कम इसको भी, क्योंकि हमारे जो एग्जाम आते हैं बहुत सारे हैं, चाहे हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री हो कोई सा भी एग्जाम हो, तो उसकी दृष्टि से बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट है सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखना है अच्छे से समझ के, ताकि जितने भी सारे पॉइंट है आपको वो कवर हो जाए। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठने के लिए, उसको एग्जाम क्रैक करने के लिए जो हिस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट उसका रोल निभाती है। तो देखते हैं इसको, मध्यकालीन भारत, ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, यानी कि ये हमारे 2 पार्टों में डिवाइड होगा। जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। तो क्या करना है आपको, जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, क्या करना है आपको, वही करना है, सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि वो भी जो लोग घर पे बैठे हुए हैं या जिनको एजुकेशन या कुछ भी है लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो क्या करें, इससे सीख सकें। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना मध्यकालीन भारत। इसको देखिए आप, तो मध्यकालीन इसको बोलते हैं हम मिडवल, या इसको वैसे तो हम तो मिडवल इंडिया ही बोलते हैं मध्यकालीन भारत। और इससे जो आएगा हमारा वो आएगा मॉडर्न। तो ये मिडवल होगा हमारा, आगे आएगा एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न आत्मिक आएगा इससे, जब हमारे गवर्नर शुरू होंगे तब। तो आपको 3 पार्टों में डिवाइड होकर चलता है हिस्ट्री। अभी हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, एक पार्ट कंप्लीट होगा एंशिएंट, अब ये सेकंड होगा, इसके बाद होगा थर्ड, इसके बाद पूरी हिस्ट्री फिनिश। तो इसमें देखिए आप, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आ गया विदेशी आक्रमण। तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जो आएगा हमारा वो आया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन आ गया, एक कह सकते हैं कि तुर्की का था, सबसे पहले विदेशी आक्रमण किया था। और ये कहां पर आक्रमण किया था, सबसे पहले भारत में किया था। आपको ध्यान रखना, सबसे पहले इंडिया में मध्यकालीन भारत में सबसे पहले कौन आया, वो आया मोहम्मद बिन कासिम, भारत में आया और सबसे पहले उसने भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया। और ये जो तुर्की का था, तुर्क आक्रमण, यानी सबसे पहले तुर्क आक्रमण 986 गजनी के शासक सुकबुद्दीन ने किया। यानी कि जो गजनी का शासक था, यानी गजनी के शासक देखो सुकबुद्दीन ने किया, आपको उसको ध्यान रखना है, गजनी के शासक सुकबुद्दीन ने किया था। थर्ड पॉइंट हमारा मोहम्मद गजनबी सुकबुद्दीन का पुत्र था। यानी कि मोहम्मद गजनबी कौन था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, सबसे पहले कौन आया था, वो आया था मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में विदेशी आक्रमण के समय। दूसरा गजनी, यानी कि जो मोहम्मद गजनी था वो किसका पुत्र था, तो यानी बेटा था वो सुकबुद्दीन का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 1001 और 1027 ईसा के पूर्व, यानी ईसा के बीच कह सकते हैं हम, यानी कि 1001 ईसा से 1027 ईसा के बीच 17 बार आक्रमण किए। यानी कितने बार किए थे, 17 बार आक्रमण किए। अब आक्रमण किए, इसमें देख लीजिए 1025 ईसा में क्या हुआ, 1025 ईसा में महमूद गजनबी का सोम मंदिर जो गुजरात में है, सोम मंदिर, सोम के शिव मंदिर पर आक्रमण किया, यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने किया था, मोहम्मद गजनबी। तो आप उसको ध्यान रखना, मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किस पे किया था, वो किया था गुजरात के सोम मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर जो शिव के बने हुए हैं, शिव मंदिर के नाम से हम जानते हैं, यानी सोमनाथ मंदिर। कितनी बार आक्रमण किया था, वो किया था हमारा 17 बार। यानी कि आपको इसको ध्यान रखना। और इसकी डेट पूछी जाती है, तो डेट कौन सी है, वो डेट हमारी 1025 ईसा में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। इसको फटाफट नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो हमारा कौन सा होगा, तो इसको हम बारीकी से नोट करते हुए चलेंगे, ताकि हम उसको ध्यान रहे। ठीक है, तो हम इसको नोट करते हुए चल रहे हैं, आप मेरे साथ इसको नोट करते हुए चलिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है मेरे साथ में, क्योंकि ऐसे है, क्योंकि आप इसको नोट करते साथ साथ चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं इसको नोट कर दे रहा हूं, महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि महमूद गजनबी को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आप बार बार आपके तरफ नहीं देखूंगा, कैमरे की तरफ, क्योंकि मैं सीधे लिखवाना शुरू कर रहा हूँ फेस टू फेस, ताकि आपको वो चीज ध्यान रहे। तो किसके नाम से जाना जाता है, मूर्ति भंजक के नाम से
जाना जाता है। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहम्मद यहां पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण, इसको आप जितना भी, क्योंकि मैं लगातार पॉइंटों को लिखता हुआ चल रहा हूं तो आप इसको नोट करते हुए चलें। अब इसमें कितना है 1175 ईसा में, सही से बना देना उसको, ईसा में मुल्तान पर किया। यानी इसमें क्या है 1175 ईसा में क्या करा था, मुल्तान पर आक्रमण किया। क्योंकि अगर ये आपको ध्यान रखें, क्योंकि मैं लगातार, क्योंकि जो वीडियो है मेरी बड़ी हो जाती है, तो अगर मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, पॉइंट आप फटाफट नोट करते हुए चलिए, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ठीक है, क्या है 1175, यानी मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1175 ईसा में। तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए हेनसांग। अब ये जो आपको करना है, ये हेनसांग एक बार मैंने पहले भी आपको बता दिया था, हेनसांग लिखने की जरूरत नहीं है कि हेनसांग किसके समय में आया था, हे से हर्षवर्धन, हे से हेनसांग। तो ये पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसको आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हमारा कौन सा युद्ध हुआ था, के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। एक तो मैंने बोला था तराइन और दूसरा बोला था तराइन सेकंड, यानी बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ तराइन सेकंड। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था वो 2 लड़ाइयां हुई थी। वो कौन कौन सी हुई थी वो भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूं। प्रथम है, ताकि आपको ध्यान रहे, 1191, ये ध्यान रखना आपको 1191। इसमें मैं बता दे रहा हूं कि 1191 में क्या हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। इसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान 1191 में। 1192 और 1193 और 1194, 1192 में कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद हम लिखते हैं 1100, इसमें ये मैंने बता दिया 1191। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम 1192। 93 आपको छोड़ देना, 94 पकड़ना है। तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें कौन हुआ, इसमें बता देता हूं। इसमें कौन जीता था, इसमें जीता था मोहम्मद गौरी। लिख देता हूं यहां, मोहम्मद गौरी जीता। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जीता कौन था, मोहम्मद गौरी। तो इसको आप अच्छे से, ये जो मैंने पॉइंट बना दिए ये लिख दिए, क्योंकि इसमें भी आप ये है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। अगर मैं यहां लिखता रहूंगा तो आपको समझाने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट आपको करके देख लिए। अब दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या है, पहले मैं आपको क्या करता लिखता था, उसके बाद में समझा देता था। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, मैं लिख तो दूंगा, उसके बाद में क्या होगा, आपको समझाने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, और मैं सामने आपको लिखता रहूंगा, समझाता रहूंगा, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, आपको पूरे नोट्स पहले प्रोवाइड करा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूं। तो आप नोट कर लीजिए, वही शेड्यूल जो हमारा है उसी शेड्यूल को मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, तो उसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। कर लीजिए इसको फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब शुरू होती है हमारी यहाँ से दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने सोचा आपको मैं जो है फेस टू फेस यानी कि बताता समझाता वो चलूं, क्योंकि नहीं तो फिर मैं लिखता रहता, आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि समझाना भी बहुत जरूरी होता है, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंस होती है उसकी, कि हम इस अंडरस्टैंडिंग को समझ कैसे सकते हैं, हम में थिंकिंग पावर कितनी है। तो दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत।
तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि जो हमारा गुलाम वंश का सबसे पहला प्रथम शासक, उसको क्या कहेंगे हम? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया था, शुरू करवा दिया था। और नेक्स्ट है कुतुब मीनार का प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। देखो ये लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। जो कुतुब मीनार का प्रसिद्ध जो नाम है कुतुब मीनार रखा गया, वो सूफी संत के नाम पर यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम, अब इसको ध्यान रखना है आपको कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में प्रथम जो अपनी मस्जिद बनवाई, वो कौन सी बनवाई थी? कुब्बत उल इस्लाम। मेरी वॉइस को भी आप सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि जितना भी यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आप उसको नोट करते हुए ना कि वॉइस को आप सुनना बहुत अच्छा वो लगता है, जैसे क्योंकि वॉइस जब तक नहीं कोई समझ में नहीं आती तो हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने यहाँ पॉइंट बता दिया, तुरंत आपने पीछे बैक करके देख लिया, वॉइस सुन ली। हाँ बोले, ये लिखा हुआ कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम। और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया, यानी कि अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। इसका निर्माण करा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हो गई थी? वो हो गई थी लाहौर में। ये हो गई थी लाहौर में, इसको ध्यान रखना है। और चौगान खेलते समय, चौगान को बोलते हैं पोलो, यानी कि जो उसकी डेथ हो गई थी वो घोड़े से गिरकर हो गई थी। पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कब कैसे हो गई थी उसकी? वो हो गई थी घोड़े से गिरकर। इसको हटा देता हूं ऊपर को। वो हो गई थी घोड़े से गिरकर, खेलते समय घोड़े से गिरकर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, लाहौर में हो गई थी किससे? घोड़े से गिरकर। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लगातार आते रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुतुबुद्दीन, यही चल रहा हमारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, यानी कि ये लाखों का दान करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। कब हुई थी? 1210 में। तथा अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक जिसे कहते हैं, वो कौन था? बख्तियार खिलजी। इसको आप ध्यान रखें, जो उसका सेनानायक था कौन था? वो बख्तियार खिलजी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और उसने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय यानी कि ध्वस्त कर दिया, बेकार कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, यानी जो ऐबक का उत्तराधिकारी है वो कौन हुआ? यानी कि ऐबक के बाद में कौन आ गया? वो आ गया आराम शाह। और इसने कितने दिनों तक शासन किया? वो किया था 8 महीने तक। जो इसका शासन था वो कब तक था? 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पर बैठ गया। किसकी? दिल्ली की। तो ये लिखा है 1211, यानी कि 1211, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि 1211 ईसा में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया कौन? इल्तुतमिश। अब आ गया, फटाफट नोट करते चलिए, क्योंकि हमारा ये सारे पॉइंट है बहुत मोस्ट है, क्योंकि आप समझ रहे हो 2 वीडियो मैंने आपकी बना दी। आपको कभी भी किसी हिस्ट्री और अदर बुक से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ते रहिए। कोई भी नहीं, इसके 2 पार्ट बने, 3 बने, जितने भी हैं, मगर आपका बेस मजबूत तो हो रहा। आपको आगे चल के जितने भी, अभी आपको इसकी चीज की जो भी है इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही, आगे जाके आपको बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है हर चीज की, हर वैल्यू की। तो आपको इसको बनाते हुए चलना, अभी आप कवर करोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फटाफट नोट करते चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसको। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहां ले आया? वो अपनी राजधानी ले आया दिल्ली में। पहले उसकी राजधानी कहां थी? लाहौर में। ये पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद से खलीफा से, यानी जो बगदाद से खलीफा से सुल्तान पद को धारण किया। यानी बगदाद से, आपको ध्यान रखना कि बगदाद से उसने क्या करा? खलीफा के पद को यानी धारण किया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का
इल्बरी तुर्क था, यानी जो इल्तुतमिश है वो तुर्किस्तान का इल्बरी था और ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, जो आगे इसमें लिखा हुआ है। ये कौन था? ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था, यानी कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईसा में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये क्या था? एक अयोग्य शासक था। इसको जो अपना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाना जैसे जान नहीं सकते थे या अयोग्य था, उसको नहीं चला पाता, तो उसको क्या हुआ, इसलिए इसको अयोग्य घोषित कर लिया। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन आ गया? वो आ गया रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका बन गई, यानी प्रथम महिला जिसको बोलते हैं मुस्लिम शासिका, वो बन गई। इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज, यानी इसको जो प्रशासन है वो उसको अपना नहीं चला मिला, अपनी गद्दी नहीं संभाल मिली। इसके बाद में कौन बन गया? रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका बन गई। किसकी? दिल्ली की। और ये हमारा चल रहा है गुलाम वंश, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, तो आपको ध्यान रखना दिल्ली में जो सबसे पहला ये वंश है वो मैं अभी आपको ट्रिक से ही बता दूंगा, तो आप कैसे करना है वो भी मैं बता दूं। अभी मैं बता दे रहा हूं। तो देखो, पहला जो हमारा हो गया वो हो गया गुलाम वंश, फिर लोधी वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश आ जाएगा हमारा, तुगलक, फिर सैयद। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया गुलाम, लोधी, खिलजी, तुगलक और सैयद। तो ये बाद में और ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है बताने को। पहले हमें क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब तक आप नई चीजों को पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि पूरी हिस्ट्री आप 2 घंटे में खत्म कर दो। पूरी हिस्ट्री को आप 2 घंटे में नहीं खत्म कर पाओगे, ये 10 घंटे में भी नहीं खत्म नहीं हो पाएगी। बस क्या चीजों को समझने, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ डालो या 2.5 घंटे में हिस्ट्री पूरी पढ़ डालो, नहीं पढ़ पाओगे। ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ये सोचने वाला एक सब्जेक्ट बन जाता है कि हिस्ट्री को आप, जिसको कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री को आप इतनी जल्दी फिनिश कर सकते हो, वो भी 2 या 2.5 घंटे में पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कोई क्वेश्चन बच जाए, वो है हमें पूरा एक बार में पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना। एक बार में एक ही चीज पढ़ ली, पता नहीं 2 घंटे पढ़ लिया, आया कुछ नहीं। एक बार में पढ़ना, वो भी सही से पढ़ना है, जो हमें सब पता चल जाए, ताकि आगे हम भूले ना। तो प्रथम महिला शासक बन गई, जिसने शासन को क्या कर लिया, जिसने शासन संभाला। किसने संभाल लिया? प्रथम महिला। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह रहने लगी, और ये क्या पहनने लगी? एक तो चोंगा पहनने लगी और दूसरा टोपी पहनने लगी, काबा, जिसको हम कला बोलते हैं, काबा एवं खुला, यानी चोंगा और टोपी पहनने लगी और खुले दरबार में घूमने लगी। तो लोगों ने क्या करा, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसने मलिक जलालुद्दीन को घोड़े का सरदार नियुक्त किया, यानी जलालुद्दीन मलिक याकूत जिसको बोलते हैं, जलालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार नियुक्त कर लिया। और रजिया की शादी किससे हो गई? अल्तुनिया के साथ हो गई। आपको ध्यान रखना है, रजिया की जो शादी थी अल्तुनिया के साथ हो गई। इसके बाद में इसकी हत्या जो कर दी गई वो 13 अक्टूबर 1240 को कर दी गई, यानी 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई, यानी कैथल एक स्थान का नाम है, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईसा में कर दी गई। अब ये बहराम शाह कौन आएगा? क्योंकि जब लोगों ने विरोध करा, तो लोगों के विरोध करने के बाद में इस जो ये दिल्ली का जो हमारा गुलाम वंश है, यानी गुलाम वंश का जो दिल्ली का शासक बन गया, वो कौन बन गया था? रजिया से पहले। अभी रजिया तो पहले बन गया, रजिया के जब विरोध करना शुरू हुआ तो बन गया था हमारा बहराम शाह। बहराम शाह बन गया, तो इसके बाद में यही है, फिर वो दोबारा क्या हुई, उसने सोचा कि मैं दोबारा फिर बन जाऊं, मगर वो ऐसा नहीं हुई। जब उसने विरोध करना शुरू हुआ, उसके बाद में बहराम शाह बन गया। बहराम शाह के बाद में उसकी हत्या कर दी गई, अल्तुनिया के साथ शादी हो गई। इसके बाद में बहराम शाह को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 में कर दी गई। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, अभी और है, जाना कहीं नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए,
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना। यानी कि जो हमारा बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन, जिसको बोलते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, ये बन गया बहराम शाह के बाद। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईसा में, इसको आप ध्यान रखना, 1246 ईसा में अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान के पद से हटाकर, यानी कि अलाउद्दीन जो मसूद था, बलबन आ गया, बलबन के बाद में अलाउद्दीन मसूद को शाह, जो हमारा बोल सकते हैं, चाहे आपको शाह बोल लो चाहे अलाउद्दीन मसूद शाह बोल लो, को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। यानी किसे बना दिया फिर बाद में? वो बना दिया नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर, यानी टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, और बलबन ने अपनी पुत्री के साथ इसका विवाह कर दिया था। यही चीज जो आगे लिखी बता देता हूं आपको। नसरुद्दीन एक ऐसा युवक था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन के साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये देखो लिखा हुआ, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी कि किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। इसको आपको ध्यान रखना है। तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया। यानी तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? वो किया था बलबन ने। तो इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा और बचा हुआ, फिर इसके बाद में हम, क्योंकि हम एक एक करके पढ़े, भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा सर्किट तो 2 से या 3 घंटे में फिनिश करा दिया है। इसको आराम से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसको आपको नॉलेज मिल रही है। कोई भी अभी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? ठीक है, तो आप इसको नोट करते हुए चलिए। और हाँ, अगर ये आप सब पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी, आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन दोगे, चाहे आप हाई स्कूल हो, चाहे आपका 9th हो, चाहे आपका 8th हो, ये सब में मिलता है, सब होगा। ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं है, सब आपका है। बस क्या करना, आपको समझने और पढ़ने की जरूरत है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब सामने थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए। अभी क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारा? बलबन 1266 ईसा में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा। यानी किसके नाम से बैठा? गयासुद्दीन बलबन के नाम पर बैठा 1266 ईसा में दिल्ली के, अब कहां बैठ गया? दिल्ली के गद्दी पर या दिल्ली की गद्दी पर। ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यानी कि ये मंगोलों के आक्रमण से, जो मंगोलों ने आक्रमण किया था, उसके लिए दिल्ली की सेफ्टी करने के लिए क्या सुरक्षित रहा था, मतलब उसकी सुरक्षा की थी। किससे? मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा, इसने सुरक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पौबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिजदा और पौबोस, पैरों को चूमना और सर झुकाकर, जैसे कह सकते राज दरबार में, यानी पैरों को चूमना और सर झुकाकर जाना। सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू किया था किसने? बलबन ने। बलबन ने ये क्या देखो लिखा हुआ? फारसी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। जो नवरोज उत्सव होते हैं, मनाए जाते हैं, नवरोज मनाए जाते हैं, वो किसने शुरू करे थे? वो करे थे बलबन ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त की नीति, ये पॉइंट पूछा जाता है। जैसे मैं पॉइंट बता देता हूं आपको, जो भी है, देखो ये जो मैं सर्किल बना देता हूं उसको आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। जो जो चीज मैंने सर्किल बना दी है उसको आप अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आपको वो याद हो जाए, ताकि आप उस चीज को भूले ना। यही हमारे मेन क्वेश्चन होते हैं, ताकि जो मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूं उसको क्या है, आप पकड़ के चलें और उसको लिखते हुए अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। और एक हमारा हो गया खुसरो और एक हमारा हो गया अमीर हसन। इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि बलबन का नाम, जो दिल्ली पर जो बलबन है वो गद्दी पर कब बैठा, उसका नाम उस समय क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण से उसने दिल्ली को बचाया? तो मंगोलों के आक्रमण से उसने दिल्ली को
बचाया या उसकी रक्षा की। नेक्स्ट हमारा राज दरबार में, अब देखो अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, उसके दरबार में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी। तो प्रथाएं कौन कौन सी थी, एक तो सिजदा और पौबोस। सिजदा, और जब भी कोई राज दरबार में जाएगा तो झुकेगा और पैरों हाथों को चूमेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां तक हो गया, कोई बात नहीं। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ किए। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बलबन ने कौन सी नीति पर अपने नवरोज उत्सव प्रारंभ किए, तो वो फारसी रीति रिवाज पर। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया, वो तो बलबन ने। तो 2 क्वेश्चन इसमें बन गए। देखो इसमें सारे मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए, इसीलिए मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, ताकि इसको जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हिस्ट्री का एक ब्रॉड सिलेबस है, जब तक आप किसी भी चीज को पकड़ के नहीं चलोगे तो वो छूट जाएगी आपके हाथ से। अभी इसकी इंपॉर्टेंस हम सब लोगों को जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का प्रचलन किया या पालन किया। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति किसका पालन किया, या कौन सी विधि का प्रचलन किया, पालन किया, तो वो थी लौह एवं रक्त की नीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि दी, तो वो दी थी उल्लूग खां। यानी ऐसे भी कह सकते हैं बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की गई, तो वो थी उल्लूग खां की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है, इसके यानी बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे। एक तो अमीर हसन और खुसरो, 2 थे। एक तो अमीर हसन और दूसरा खुसरो। अमीर, दोनों ही अमीर है, तो नाम उनका दे रखा है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन 2 प्रसिद्ध कवि थे किसके, बलबन के दरबार में। अब हमारा आ जाता है अंतिम शासक जो था, कि अब जो ये लिखा हुआ है, अंतिम शासक समुद्दीन कॉमर्स को बनाया गया या मुगल वंश का। अब मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये आपको नहीं दिखता होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए नीचे का, क्योंकि वो थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं देखता हूं बार बार जाके वहां पर, क्योंकि कौन सी चीज आपको दिख रही है और कौन सी चीज आपको नहीं दिख रही है। क्योंकि ऐसा भी नहीं मैं लगातार बोलते हुए चला जाऊं और आपको वो चीज ना दिखे, तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए क्या करता हूं मैं, मुझे देखना पड़ता है कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। देखिए, जो गुलाम वंश का लास्ट और अंतिम शासक बन गया, गुलाम वंश का अंतिम शासक, वो देखो कौन बन गया, समुद्दीन। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, ये आपको दिखता हुआ समुद्दीन, मुद्दीन कॉमर्स, ये लिखा हुआ कॉमर्स। यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था कौन था, समुद्दीन कॉमर्स। इसके बाद में गुलाम वंश का जो था वो पतन हो गया। गुलाम वंश कहां चला गया पता भी नहीं। हमने क्या पढ़ रहे थे, मिडिवल काल में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ी थी हमने, दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ी थी, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया गुलाम वंश। एक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और हमें अभी क्या पढ़ना है, ये तो हमारा हो गया पहला, हमें सेकंड पढ़ना है। मैं यहां पर अभी एक ट्रिक बता दूंगा, जैसे एक ये हमें इतने पढ़ने होते हैं जो हमारे 5। अब 5 कौन कौन से वो मैं बता देता हूं आपको। खिलजी, इससे दिखता नहीं होगा रेड मार्कर से, मैं लिख देता हूं इससे। सेकंड खिलजी वंश,